हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो हमारे करंट की पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में मॉडर्न इंडिया से जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं देखें तो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। और हम ये जानते हैं कि हमारा चाहे प्री का एग्ज़ाम हो या मेन्स का एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में अगर कहीं से फ्रेम होते हैं तो वो मॉडर्न इंडिया के पार्ट से ही होते हैं। इसलिए ये करंट अफेयर जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं है कि ये करंट अफेयर ही इंपॉर्टेंट है, अब क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया के किसी टॉपिक से रिलेटेड है, लिंक्ड है, तो अब उस टॉपिक से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम उन सारे टॉपिक्स पे, उन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो न्यूज़ में है वो ये है कि 7 अगस्त 2020 को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया गया है, यानी 7 अगस्त 2020 को नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। ये 6th एनुअल नेशनल हैंडलूम डे था। सबसे पहला जो हैंडलूम डे है वो सेलिब्रेट हुआ था 2015 में। अब वो क्यों हुआ था उसके पीछे की हिस्ट्री चलिए जानते हैं। 2015 में क्या हुआ था कि जुलाई 2015 में हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी जो केंद्र सरकार है, जो हमारी भारत की सरकार है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि इस साल से अब हर साल 7 अगस्त को जो है वो नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? वो इसलिए ताकि जो हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जा सके, उन्हें अवेयर किया जा सके कि जो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी कंट्री में, हमारी लाइफ में। यानी इनका मेन एम जो था वो था टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द हैंडलूम इंडस्ट्री इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द कंट्री और अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अब इसका इनॉग्रेशन, जब ये डिक्लेरेशन हो गया कि हाँ अब हर साल 2015 से 7 अगस्त को हर साल जो है वो हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाएगा, तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया? इसका इनॉग्रेशन किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और वह उन्होंने कहाँ पे किया था? चेन्नई में जो मद्रास यूनिवर्सिटी है उसके सेंटेनरी हॉल में किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि मद्रास यूनिवर्सिटी जो है चेन्नई की, उसके सेंटेनरी हॉल में किया था। ठीक है, अब ये जो नेशनल हैंडलूम डे है ये करता क्या है, इससे मतलब लोगों को क्या पता चलता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या हाईलाइट करता है? तो ये जो हैंडलूम डे सेलिब्रेट होता है हर साल 7 अगस्त को, ये हाईलाइट करता है हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस को। ठीक है, प्लस ये जो वीवर्स हैं जितने भी हमारे, उनकी इनकम्स की इंक्रीमेंट जो होता है, जो इंक्रीजिंग पार्ट होता है उनकी इनकम का, उस पर फोकस करता है, उसे इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि ये जो हैंडलूम डे है ये मेनली फोकस करता है कि हैंडलूम इंडस्ट्री जो है हमारी कंट्री में उसका क्या ही कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री की, हमारे इंडिया के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यानी ये जो नेशनल हैंडलूम डे है ये हाईलाइट करता है हैंडलूम इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंस को। सबसे पहली चीज़ इंक्रीजिंग द वीवर्स इनकम, सेकेंड थिंग, एंड थर्ड थिंग कि ये फोकस करता है कि हैंडलूम इंडस्ट्री जो है इसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि अब 7 अगस्त ही क्यों, यही एक पर्टिकुलर डे जो हम नेशनल हैंडलूम डे के रूप में क्यों मनाते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो स्वदेशी मूवमेंट जो थी उसने काफ़ी ज़्यादा एक स्पीड पकड़ ली थी, यानी उसने एक गति पकड़ ली थी, उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल गई थी। ठीक है, तो जो स्वदेशी मूवमेंट थी उसने एक स्ट्रेंथ गेन कर लिया था उस टाइम पे। तो फिर हुआ क्या था कि उसी समय 7 अगस्त 1905 को एक फॉर्मल डिक्लेरेशन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एक फॉर्मल ऑफिशियल, या कह लीजिए कि प्रोक्लेमेशन जो है वो बना। कहाँ पे? कलकत्ता का जो टाउन हॉल था वहाँ पे बना कि अब जो, और लोगों ने ये डिसाइड किया आपस में मिलके कि अब जो है हम जितने भी विदेशी चीज़ें हैं, जितने भी फॉरेन गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन सब का जो है बहिष्कार कर देंगे, उनको बायकॉट कर देंगे पूरी तरीके से। और हमारे खुद की इंडिया में बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हम कम्प्लीटली जो है उन्हीं पे रिलाई करेंगे, उन्हीं पे डिपेंडेंट रहेंगे और पूरी तरह से उन्हीं का ही यूज़ करेंगे, अपनी इंडियन प्रोडक्ट्स को ही का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि ये चीज़ जो हुई थी कैसे शुरुआत हुई थी, तो हम जाते हैं सीधे पहले बंगाल के पार्टीशन पे। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इस पीछे की जो हिस्ट्री उसे प्लीज़ आप अच्छे से समझिएगा कि बंगाल का पार्टीशन जो है वो 1905 में हुआ था। इसकी जो अनाउंसमेंट है, इसकी जो घोषणा है वो की थी लॉर्ड कर्जन ने, जो समय वॉइस रहे थे। उन्होंने 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की थी, अनाउंसमेंट की थी। किस एम के साथ? जो बंगाल का पार्टीशन फिर हुआ इस एम के साथ हुआ कि बंगाल में जितनी भी राष्ट्रीय चेतना है उसे पूरी तरीके
तरीके से नष्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। बट ये जो है बंगाल का पार्टीशन ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को फिर क्या हुआ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे बंगाल में एक शोक दिवस के रूप में लोगों ने मनाया था। और वहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे जो थे, उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में एक राखी दिवस के रूप में सेलिब्रेशन किया था, यानी पूरे बंगाल को राखी दिवस के रूप में मनाया था उस दिन। किस दिन? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, फिर आया कि इस बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट में, यानी इसके विरोध में जितने भी कांग्रेस के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 अगस्त 1905 को ही पार्टीशन के विरोध में क्या किया कि कोलकाता का जो टाउन हॉल था वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट की जब घोषणा हो गई, उसकी अनाउंसमेंट हो गई, तो उन्होंने उसके बाद एक बहिष्कार प्रस्ताव जो है, यानी एक बॉयकॉट बिल जो था या जो प्रस्ताव था बहिष्कार का, उसे पारित कर दिया था, यानी उसे पास कर दिया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इस पार्टीशन के बाद क्या हुआ, जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, चाहे वो युगांतर हो या संध्या हो, वो सब जो है वो राष्ट्रवाद की समर्थन में नीचे मतलब उतर आए। वो सारे जो है वो राष्ट्रवाद का समर्थन करने लगे, उसका सपोर्ट करने लगे। ठीक है, अब जो ये स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट जब इसने एक गति पकड़ ली, इसने एक स्पीड पकड़ ली बंगाल के पार्टीशन से, तो फिर क्या हुआ कि इसका जो पूरी भारत में, पूरे देश में जो प्रचार प्रसार किया वो किसने किया? तिलक ने किया, लाला लाजपत राय ने किया, अरबिंदो घोष थे। ये सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे, इन्होंने पूरे भारत में, पूरे देश में स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का जो है वो काफ़ी प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही जो पंजाब का एरिया था, बॉम्बे का एरिया था, आंध्रा का एरिया था, मद्रास का एरिया था, वहाँ पे भी इस मूवमेंट का काफ़ी ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया गया अच्छी तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग स्टेज पे। ठीक है, फिर आता है कि बॉयकॉट मूवमेंट में लोगों ने ये जो बहिष्कार आंदोलन था, इसमें लोगों ने किन किन विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया, तो वो चीज़ें थी जैसे कि विदेशी जो कपड़े थे, जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, जो कोर्ट्स थे यानी जो अदालतें थीं, जितने भी टाइटल्स थे, जो उपाधियाँ दी गई थी, या जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी यानी सरकारी नौकरियाँ थी, उन सब का जो है लोगों ने खूब बढ़ चढ़ के जो है बहिष्कार किया। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी टाइम पे जो कलकत्ता, अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि 7 अगस्त ही क्यों, तो इसका मेन रीज़न ये है कि 7 अगस्त 1905 को एक जो है फॉर्मल एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन आया, बनाया गया, कहाँ पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में, जहाँ पे ये लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जितने भी विदेशी सामान हैं, चीज़ें हैं, उनका बहिष्कार कर देंगे, जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उन्हें बायकॉट कर देंगे, और जो हमारे इंडियन मेड प्रोडक्ट्स हैं या इंडिया के सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं का पूरी तरीके से अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, उसी पे रिलाय रहेंगे, उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे और उसी का पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये मेन रीज़न था कि 7 अगस्त को ही नेशनल हैंडलूम डे के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो इस रीज़न की वजह से मनाया जाता है। ठीक है, अब आता है कि हैंडलूम क्या है, यानी हथकरघा जो है वो है क्या। तो अगर हम हैंडलूम के रिजर्वेशन एंड आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन एक्ट 1985 के अकॉर्डिंग देखें, तो इस एक्ट ने हैंडलूम को डिफाइन किया था एज एनी लूम अदर देन पावर लूम। ठीक है, और अगर हम 2012 में जो एक नई डेफिनेशन आई उसके अकॉर्डिंग देखें, तो इसने हैंडलूम को बोला था कि वो एनी लूम अदर देन पावर लूम एंड इंक्लूड्स एनी हाइब्रिड लूम ऑन विच एटलीस्ट वन प्रोसेस ऑफ वीविंग रिक्वायर्स मैनुअल इंटरवेंशन और ह्यूमन एनर्जी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इसकी जो है एक मेन डेफिनेशन थी, इसे आप देख लीजिएगा। चांसेस तो बहुत कम है, मेंस में आंसर लिखना हो तो आप इस पॉइंट को डाल सकते हैं, अदरवाइज प्री में इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब ये डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनने के बहुत ही लोएस्ट चांसेस होते हैं। मेंस में हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हैंडलूम सेक्टर को डिफाइन कीजिए तो वहाँ पे इस डेफिनेशन को आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन क्या है। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि स्वदेशी मूवमेंट क्या थी। बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उसी के साथ जब वो पार्टीशन को ऑर्डर दिया था लॉर्ड कर्जन ने, वाइसरॉय ने, तो फिर उसी के बाद जो है जो कांग्रेस थी उसने इसके विरोध में जो है कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट की घोषणा के बाद एक बहिष्कार प्रस्ताव जो था उसे पारित कर दिया था, पास कर दिया था। वहीं से स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट शुरू हो गई थी। पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार जो है वो तिलक, लाजपत राय और अरबिंदो घोष ने किया था। ठीक है, और भी पर्सनालिटीज़ थी इंपॉर्टेंट, और पंजाब, बॉम्बे, आंध्रा, मद्रास, इन सब जगह पे भी इसका काफ़ी लार्ज स्केल पे जो है वो प्रचार और प्रसार हुआ था। ठीक, अब और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट से जान लेते हैं कि जो इस मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट जो है यानी स्वदेशी आंदोलन जो है, इसको स्टार्ट करने का जो मेन क्रेडिट है वो किसको जाता है, वो जाता है बाबा राम सिंह कूका को, जो कि बिलोंग करते थे सिख नामधारी सेक्ट को, यानी सिख नामधारी रिलीजन को। ठीक है, इनके बाबा राम सिंह कूका की जितनी भी क्रांतिकारी मूवमेंट्स थी, जितने भी हम कह सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन थे, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स थी, वो सब अपने पीक पे थी कब? 1871 में और 1872 में, यानी 1871
1861 में एंड 1872 में। ठीक है, ये जो मूवमेंट है हमारी, जो ये स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी मूवमेंट है, इसने जो है काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लिया, यानी काफ़ी ज़्यादा गति पकड़ ली, एक स्पीड पकड़ ली कब बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे। और उस किसकी वजह से बंगाल का पार्टीशन हुआ था? कर्जन की वजह से हुआ था। उसी ने ऑर्डर दिए थे, 1905 में हुआ था और कंटिन्यू कब तक किया था? 1911 तक कंटिन्यू किया था। ठीक है, अगर हम देखें कि गांधी जी जब आए थे, ठीक है, उन्होंने जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो मूवमेंट्स में, तो उस टाइम पे जितनी भी मूवमेंट्स आई थी, अगर गांधी जी के आने के पहले की जो भी मूवमेंट्स आ चुकी थी उस टाइम पीरियड में देखें, तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी, ये जो स्वदेशी आंदोलन था, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आंदोलन था, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट था। इसके जो भी चीफ आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट में काफ़ी प्रचार प्रसार किया, सपोर्ट किया, वो जो चीफ आर्किटेक्ट्स थे वो थे अरबिंदो घोष, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, बाबू जीनो, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। इन 6 के 6 को याद रखने का जो ट्रिक है वो याद रखिएगा, एविल बाबू बिपिन तिलक, एविल बाबू बिपिन तिलक। एविल से हो जाएगा ए से अरबिंदो घोष, वी से हो जाएगा वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, एल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाबू से हो जाएगा बाबू जीनो, बिपिन से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल और तिलक से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब अगर हम एक स्ट्रैटेजी के फॉर्म में देखें कि एक जो वो कहते हैं ना कि एक स्ट्रैटेजी टाइप के लोग बना लेते हैं, ठीक है, तो उस वे में अगर हम स्वदेशी मूवमेंट को देखें, स्वदेशी आंदोलन को देखें, तो ये मूवमेंट जो थी, जो आंदोलन था स्वदेशी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, मजबूत था। कहाँ पे? बंगाल में, पूरे बंगाल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट हम कह सकते हैं ये मूवमेंट थी। और इसे जो है इंडिया में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, यानी वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और वहीं पे अगर देखें कि अब ये याद रखिएगा कि यहाँ पे देखो, वंदे मातरम से एक चीज़ और याद रखना कि वंदे मातरम जो नारा है वो किसने दिया था? तो वंदे मातरम जो नारा है वो दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। किसने दिया था वंदे मातरम नारा? दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, जो स्वदेशी आंदोलन था, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस था गांधी जी का, क्योंकि उन्होंने इस मूवमेंट को डिस्क्राइब किया था एज द सोल ऑफ स्वराज, यानी उन्होंने बोला था कि ये स्वराज की आत्मा है, जो स्वराज की आत्मा है वो इसी स्वदेशी मूवमेंट में, यानी स्वदेशी आंदोलन में बसती है, उन्होंने बोला था। तो उनका जो मेन फोकस था वो इसी स्वदेशी आंदोलन पे था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो स्वराज की आत्मा थी वो इसी आंदोलन में बसती थी, यानी ये स्वदेशी मूवमेंट जो थी, ये सोल थी किसकी? स्वराज की आत्मा थी किसकी? स्वराज की, सेल्फ रूल की। स्वराज क्या है? सेल्फ रूल, यानी खुद के नियम, खुद के कानून, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सेल्फ रूल का मतलब क्या होता है कि खुद के नियम कानून, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ये होता है सेल्फ रूल का मतलब, यानी जो ये स्वदेशी मूवमेंट थी, ये सोल थी किसकी? स्वराज की, यानी सेल्फ रूल की आत्मा थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस हैंडलूम डे के सेलिब्रेशन जो हुआ है 7 अगस्त, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, उन्हें भी जान लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस भी थे इस मूवमेंट के, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट फेजेस थे इस मूवमेंट के, स्वदेशी मूवमेंट के। वो थे, पहला फेज़ जो था वो चला था 1805 से लेकर 1904 तक। इस फेज़ में जो लीडर्स थे जिन्होंने इस फेज़ का जो है विकास किया था, ठीक है, वो थे लोग, याद रखने का जो ट्रिक है वो है डाबर G2T, यानी डाबर गेट का। डाबर गेट से आप याद रखिएगा, जी के बाद 2 लगेगा, ये याद रखिएगा। तो डाबर से डी से हो जाएगा दादा भाई नारोजे, बी से हो जाएगा भस्वत कुमार निगोनी, आर से हो जाएगा MG रनाडे, जी से हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जी से हो जाएगा एक और GV जोशी, और टी से हो जाएगा तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये चीज़ मैंने आपको जो दादा भाई नारोजी वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी ये चीज़ मैंने क्लियरली बताई है, तो वहाँ पे भी आप जाके इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो सेकेंड फेज़ था वो था 1905 से लेकर 1917 तक। ये फेज़ जो है, इसमें जो स्वदेशी बंगाल जो स्वदेशी आंदोलन है, जो स्वदेशी मूवमेंट है, वो स्टार्ट हुई थी 1905 में। किसकी वजह से? बंगाल के पार्टीशन की वजह से। और बंगाल का पार्टीशन का ऑर्डर किसने दिया था? वाइसरॉय जो समय थे कर्जन, उन्होंने दिया था। ठीक है, थर्ड फेज़ जो आया था वो था 1980 से 1947 तक। इस टाइम पे जो स्वदेश का जो विचार था, जो थॉट था, उसको आकार किसने दिया था? गांधी जी ने आकार दिया था, यानी जो स्वदेशी थॉट था, विचार था, इट वाज शेप्ड बाय गांधी जी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फेजेस थे इस स्वदेशी मूवमेंट के।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, फैक्ट्स और हैं, उन्हें भी जान लीजिए जो करंट में है, कि ये जो अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से ये जो नेशनल हैंडलूम डे है, ये वर्चुअल ग्राउंड्स पे सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड्स पे सेलिब्रेट होने का मतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म में ये जो है वो सेलिब्रेट हुआ है। कैसे, वो हम बताते हैं कि जो ये नेशनल हैंडलूम डे है, ये 7 अगस्त 2020 को वर्चुअल ग्राउंड पे जो है वो सेलिब्रेट किया। किसने किया? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इसे सेलिब्रेट किया है। टेक्सटाइल मिनिस्टर इस समय कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं, और वही चीफ गेस्ट भी थी इस सेलिब्रेशन में। और जितने भी ये जो हैंडलूम का जो सेलिब्रेशन था, ये पूरी थ्रू आउट दी, हम कह सकते हैं कंट्री, थ्रू आउट इंडिया, अक्रॉस दी कंट्री ये जो है क्लस्टर हुआ, इसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। ठीक है, और जितने भी हमारे इंडिया में निफ्ट के कैंपसेस हैं, जितने भी निफ्ट कैंपसेस हैं, और जितने भी 28 वीवर सर्विस सेंटर्स हैं, जो भी नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, और जितनी भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस सेलिब्रेशन में। किस थ्रू, कैसे किया? ऑनलाइन कनेक्ट होके किया। ठीक है, तो इन्होंने वर्चुअल ग्राउंड्स पे सारा सेलिब्रेशन हुआ, लोग भी जो हैं वो भी कनेक्ट हुए ऑनलाइन मोड के थ्रू। ठीक है, इसी सेलिब्रेशन पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि ये जो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं इंडिया के, ये फोकस करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इंक्लूड करते हैं, इनका पास करते हैं हमारे ग्लोरियस हिस्ट्री को ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि भारत के जो ये हथकरघा और हस्तशिल्प जो हैं, ये सैकड़ों वर्षों का जो गौरवशाली इतिहास है हमारा, उसे शामिल करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं, उस पर मेन फोकस डालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस नेशनल हैंडलूम डे के सेलिब्रेशन से रिलेटेड, जो कि 7 अगस्त 2020 को किया गया है। इसमें चीफ गेस्ट जो थी वो स्मृति ईरानी जी थी। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से ये सेलिब्रेशन हुआ है। टेक्सटाइल मिनिस्टर समय कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। वर्चुअल ग्राउंड पे इसका सेलिब्रेशन हुआ है। 7 ही अगस्त को हम हैंडलूम डे के रूप में क्यों मनाते हैं, उसको भी मैंने पूरा क्लियरली आपको एक्सप्लेन आउट कर दिया है। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अलग से दूसरी किसी और जगह से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। ठीक है, अगर प्री में रिलेटेड, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं। मेंस में भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैंने इसमें वीडियो में आपको बता दिया है। बस एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि मेंस में कुछ ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि जो हैंडलूम सेक्टर है उसको उस पर एक क्या कहते हैं, आप नोट टाइप लिखें, या हैंडलूम सेक्टर पे जो है वो उसको हाईलाइट करें, उसके बारे में इतने से इतने वर्ड्स में लिखें। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो कुछ और हैंडलूम सेक्टर से रिलेटेड कुछ और रिसर्च आप कर लीजिएगा ऑनलाइन, और अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के लाऊंगी आप लोग के लिए। तो अभी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए, हमारे सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2010 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मैसेज करके बताएं, कमेंट करें कि कौन सा इसका सही आंसर था। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, न्यू एंड इंटरेस्टिंग करंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।